हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई और ये पूरा घटनाक्रम अब एक बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी उपचुनावों की अग्नि परीक्षा से पहले लोकसभा के चुनाव में मिली हार की समीक्षा को पूरा कर लेना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आकर मुलाकात की है, जो लगभग 1 घंटे तक चली और इस बैठक की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पहले ही मिल चुके हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि भूपेंद्र चौधरी के बाद जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर गए तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात 2 घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर गए और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ये तीनों राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हैं कि इन्हें बीजेपी के लिए काफी अप्रत्याशित माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर ऐसी बैठकें बहुत कम होती हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन अभी अगर ऐसा हो रहा है तो इससे इतना जरूर स्पष्ट है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बहुत बड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है और भविष्य में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा बदलाव आप सबको देखने को मिल सकता है। और जब यह बदलाव होगा तो इस बदलाव की मुख्य रूप से 3 कड़ियां होंगी, जिनमें पहली कड़ी है पार्टी संगठन, जिसके प्रमुख हैं भूपेंद्र चौधरी। दूसरी कड़ी है सरकार की, जिसके प्रमुख हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी कड़ी है केंद्रीय नेतृत्व। इस मंथन के बीच आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार और संगठन को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिख दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है और कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। और इन बातों से ऐसा लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और वो खुलकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा और सरकार ने अपने आप को संगठन से बड़ा समझ लिया है और वो इस समीक्षा को सरकार वर्सेस संगठन पर केंद्रित करना चाहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाम बीजेपी का संगठन। और हार की जिम्मेदारी लेने वाली गाड़ी को अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की तरफ मोड़ दिया है। और यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछले 7 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वो खुद भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार सरकार वर्सेस संगठन का मुद्दा उठाकर संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, जबकि सरकार में तो वो खुद भी मौजूद है, यानी वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और इशारा उनका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ है और सरकार का मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 40% आबादी है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अब भी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली हुई है। हालांकि यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में सबसे ऊपर आते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी सीट पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से ही चुनाव हार गए थे और बाद में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा जिस कौशांबी क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य राजनीति करते हैं, उस लोकसभा सीट पर भी इस बार वो बीजेपी को जिता नहीं पाए और इसीलिए यहां अगर सरकार वर्सेस संगठन की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अभी राजनीतिक रूप से थोड़े से कमजोर हुए हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
5 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार एमएलसी और 1 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से बीजेपी को सत्ता में ला पाए हैं। और सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिप्टी हैं, लेकिन उम्र में वो योगी आदित्यनाथ से 3 साल बड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य 55 वर्ष के हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय 52 वर्ष के हैं। और आज भी जब इतनी बैठकें चल रही हैं, तब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सामान्य है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई और बड़ी बात यह है कि इस टीम से उन्होंने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अलग रखा है। इस स्पेशल 30 की टीम में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और ना ही दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम है। और इसका कारण शायद यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, तब इस हार में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन की भी भूमिका थी, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव थे। लेकिन ये विधानसभा के उपचुनाव हैं और अगर इन चुनावों में बीजेपी हार गई तो इस हार के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और इसलिए वो अब अपनी स्पेशल 30 की टीम के साथ इन उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। और इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं अभी और 5 सीटें एनडीए के पास थीं, जिनमें 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो ये उसका ब्रेकअप है। और जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट भी है, जहां से अवधेश प्रसाद अभी सांसद बने हैं। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं और ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़वा सकते हैं। और अगर बीजेपी को विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना है, यानी विपक्ष ने जो नैरेटिव तैयार किया कि देखिए बीजेपी इस बार लोकसभा में अयोध्या भी हार गई, अगर इस नैरेटिव को तोड़ना है तो बीजेपी को किसी भी तरह से उपचुनाव में अयोध्या की ये मिल्कीपुर सीट जीतनी ही पड़ेगी। और इस बात को योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज उन्होंने उपचुनाव पर मंथन करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। हालांकि इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेताओं को बड़ा मजा आ रहा है और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जिसे बड़ा अनुशासित पार्टी माना जाता था, पार्टी विद डिफरेंस माना जाता था, उसी पार्टी में अब इतने ज्यादा अंदरूनी मतभेद हो गए हैं, इतनी ज्यादा अंदर कलह चल रही है। और उनका यह आरोप है कि जब पूरी बीजेपी आपस में लड़ने में व्यस्त है, तो ऐसे में बीजेपी में प्रशासन और सरकार अनदेखी कर रही है आम लोगों के साथ, क्योंकि सरकार जो है, प्रशासन जो है, उसका सरकार चलाने में अभी समय नहीं जा रहा है, बल्कि वो आपस में लड़ाई करने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के, अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है, तो केवल और केवल भाजपा में है।
और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़े स्तर पर आत्ममंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नतीजों ने चौंकाया है, और बीजेपी अच्छी तरह से बात जानती है कि अगर अगली लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो अगली बार भी वो बहुमत से पीछे रह जाएगी। क्योंकि आप याद कीजिए 2014 में भी जब बीजेपी ने बहुमत लिया था तो उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था, और कोई भी पार्टी बिना उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किए बहुमत तक पहुंच नहीं सकती। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी हाल के वर्षों में, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उससे बीजेपी बिल्कुल सख्ते में आ गई है। और अब 3 कड़ियां, जैसे हमने आपको बताया था, इसकी जिम्मेदारी 3 लोग ले सकते हैं। एक, प्रदेश का संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, और तीसरी बात केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि जो बड़े लेवल पर रणनीति बनती है वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही बनाता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो चुनावों के तुरंत बाद पहले ही ये कह चुके हैं कि मैं सारी जिम्मेदारी इसकी लेने के लिए तैयार हूं, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। शायद बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि योगी आदित्यनाथ भी ये कहें कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और ये बात योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कही नहीं है। या तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ खुद जानते हैं कि वो इस हार के लिए जिम्मेदार है ही नहीं, और तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई सवाल नहीं है। योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा आज बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क अभी नहीं ले पाएगी। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के साथ ही आगे चलेंगे और संगठन में कुछ बदलाव करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अगले 2.5 वर्षों में संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का है और ओबीसी का जो वोट बैंक है, जो इस बार बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास चला गया, बीजेपी उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश जरूर करेगी। तो अगले 2.5 साल का जो ये रोड मैप है ये तैयार है, लेकिन इस रोड मैप के लिए खिलाड़ी कौन से होंगे, वो टीम कौन सी चुनी जाएगी, ये अभी बीजेपी को तय करना है। अब आपको ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी को सबका साथ सबका विकास वाले नारे में विश्वास क्यों नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब बीजेपी को सबका साथ और सबका विकास के नारे की जरूरत नहीं है, और जो चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं था अब बीजेपी भी उनके साथ नहीं है। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज ये बहुत बड़ी बात कह दी, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनके साथ हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है अब बीजेपी भी उनके साथ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा बीजेपी तो लगातार ये बात कहती है आ रही है कि सबका विकास सबका विश्वास, और अब वो ये कह रहे हैं कि इस नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, और ये जो नारा था ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं कि इस नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का एहसास उन्हें ये भाषण देने के तुरंत बाद हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने एक गलत बात कह दी है, और शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर के बाद इस भाषण के अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया,
और कहा कि उनका यह मतलब नहीं था। और उन्होंने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास की आज भी जरूरत है, हमें उसी पर चलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने बयान का भाव स्पष्टीकरण में भी बदला नहीं। ये पॉलिटिकल बात है, इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी और बोलती है, माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है। यहां एक और बात आपको समझनी होगी। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो असल में बाहर से आने वाले नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता नहीं थे, ये टीएमसी में थे और टीएमसी छोड़कर कुछ समय पहले ही ये बीजेपी में आए हैं। तो हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुरुआत से बीजेपी में नहीं रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बीजेपी में नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग संघ में नहीं हुई है, इसलिए वो बीजेपी के सिद्धांतों को भी बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। वो ये जानते नहीं है कि बीजेपी जब कोई नारा देती है या बीजेपी जब कोई सिद्धांत बनाती है या जब कोई अपनी रणनीति बनाती है तो उसमें बहुत सोच विचार किया जाता है और उसके पीछे वर्षों की बीजेपी की जो मानसिकता है, संघ की जो मानसिकता है, संघ की जो विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, वो छिपी होती है। और ऐसे नारों को आप मिनटों में बदल नहीं सकते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्योंकि बाहर से आए हुए नेता हैं, वो बीजेपी के इस कल्चर को, इस संस्कृति को समझते नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत इस तरह का बयान आज दे दिया। असल में बीजेपी की अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अपने संगठन में शामिल तो कर लिया, ये सोचकर कि ये नेताओं के कंधे पर चढ़कर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, उन क्षेत्रों में भी उसकी एंट्री हो जाएगी जहां पहले नहीं थी। लेकिन विचारधारा का जहां सवाल आता है, जहां काम करने के स्टाइल का सवाल आता है, ये तमाम जो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, ये आज भी बीजेपी के उस स्टाइल को अपना नहीं पाए हैं। और इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनसे बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता और दूसरे नेता आज भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि दोनों का काम करने का स्टाइल, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। अब बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी का इशारा आखिर किसकी तरफ है? वो किसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम भी अब आपके साथ नहीं है, हम भी काम नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये बात आपको बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। उनका पहला इशारा तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की तरफ हो सकता है, जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपना वोट नहीं दिया, बल्कि ममता बनर्जी को अपना वोट उन्होंने दिया। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनमें से 73% मुस्लिम वोटर्स ने ममता बनर्जी को वोट दिया और सिर्फ 7% मुसलमान वोटर्स ने अपना वोट बीजेपी को दिया है। तो सबसे बड़ा जो गड्ढा हुआ है बीजेपी की टैली में, वो तो यहीं से हुआ है। दूसरा, पूरे देश में भी अगर हम उनके इस बयान को पूरे देश पर लागू करने की कोशिश करें तो वो तो खैर खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं ऐसी बात तो फिर पूरे देश में क्या असर होगा? पूरे देश में भी बीजेपी को इस बार मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। भारत में लगभग 15% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 38% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो बीजेपी यहां भी पीछे रह गई जहां तक मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36.6% वोट मिले हैं और देश में 63.4% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने वोट डाला, जिनमें से 40 करोड़ 61 लाख लोगों ने बीजेपी को अपना वोट नहीं दिया। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इन 40 करोड़ 61 लाख वोटर्स के लिए अब काम नहीं करेगी,
एक बड़ा सवाल है और शुभेंदु अधिकारी को इस पर भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया है ये आखिर किस भाव से उन्होंने ये अपना बयान दिया है। आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना नेताओं के लिए तो सही है, लेकिन जनता के लिए ये एक कानूनी अपराध है। आज मुहर्रम के दिन कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें दुनिया को हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों पर हो रहे जुल्म और उनके हजारों मासूम बच्चों की शहादत का एहसास कराना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और यह पोस्ट अभी भी डिलीट नहीं हुई है। ये पोस्ट अभी भी है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जता रही है। और वो भी किस दिन? मुहर्रम के दिन। यानी मुहर्रम का और फिलिस्तीन को उन्होंने जोड़ दिया और उनकी कोशिश ये है कि फिलिस्तीन के साथ अपनी सहानुभूति जताकर वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने प्रति अपनी तरफ खींचना चाहती हैं और उन्हें बताना चाहती हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। हमारे देश में आज भी जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर बयान कोई देते हैं, जैसे फिलिस्तीन पर अगर कोई बयान देते हैं, तो उससे भारत के मुसलमान भी खुश हो जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में अपनी शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था और तब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि उस समय लोकसभा के रिकॉर्ड से जय फिलिस्तीन वाली बात को हटा दिया गया था, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था। लेकिन इसी देश भारत में जब आम लोग जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं या फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और एफआईआर दर्ज कर देती है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर नेताओं और आम लोगों के लिए कानून अलग अलग क्यों है। आज बिहार के मोतिहारी में 1 एफआईआर, नवादा में 3, दरभंगा में 2 और उत्तर प्रदेश में भदौरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पिछले 2 दिनों में फिलिस्तीन के झंडे लहराने की 6 घटनाएं देश में हुई हैं और इन सभी घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई है और अब 11 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। देश भर में जहां जहां भी मुहर्रम के जुलूस में किसी ने भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस गिरफ्तार कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है। और इससे पहले श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे और उस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इसी देश में जब कुछ बड़े नेता संसद से लेकर सोशल मीडिया तक फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं या जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं तो हमारे देश का कानून वहां इसे अपराध नहीं मानता और ऐसे मामलों में कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि आज भारत को यह तय करना होगा, सरकार को तय करना होगा कि फिलिस्तीन का समर्थन करना अपराध है या ये अपराध नहीं है और हमारे देश में इसे लेकर 2 कानून लागू नहीं हो सकते। मुहर्रम के अवसर पर मेसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिना लाइसेंस का एक छोटा सा जुलूस निकला है जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे को दिखलाया गया। एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा देर रात्रि तक मेहनत करते हुए परियुक्त झंडा को बरामद कर लिया गया है एवं 3 लोगों को निरुद्ध किया गया है। वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न जो झंडा फहराया गया है उसको सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने बोला है कि जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ज़्यादा पैनिक होने का मतलब ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी जो देश के विरुद्ध काम करेगा उससे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब भारत में संसद से लेकर सड़कों पर चल रहे धार्मिक जुलूसों में
जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, तब यूएई की एक यूनिवर्सिटी ने एक छात्र को इसलिए उसके देश वापस भेज दिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, क्योंकि उसने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे। लेकिन सोचिए, क्या हमारे देश में कभी ऐसा कुछ संभव है? अब आप सोचिए, यूएई जैसे देश में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे एक छात्र ने लगा दिए और वहां की सरकार ने छात्र को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया। क्या यह भारत में संभव है? भारत में आज हमारा सवाल बस यही है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को यह तय करना पड़ेगा कि फिलिस्तीन के नारे लगाना या फिलिस्तीन का झंडा लहराना, असल में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मतलब है कि आप उस देश का समर्थन करते हैं। और क्या यह अपराध है? और अगर यह अपराध है तो फिर यह सबके लिए अपराध होना चाहिए, फिर यह नेताओं पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार आते हैं, सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें करते हैं या सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन में बातें लिखते हैं, और वो जानते हैं कि उनके समर्थन से फिलिस्तीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो खुश हो जाएंगे, ये उनका मकसद होता है। तो सरकार को आज यह तय करना है कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ कहना अगर अपराध है तो फिर यह सबके लिए अपराध होना चाहिए, और अगर यह अपराध नहीं है तो फिर ये जो सारी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं आम जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर जो मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, तो फिर इनकी एफआईआर भी वापस हो जानी चाहिए। बहुत बड़ी खबर के बारे में बताएंगे, और ये ऐसी खबर है जो आगे चलकर भारत के राजनीति का स्वरूप बदल सकती हैं और आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा असर ये खबर डाल सकती है भविष्य में। और वो खबर ये है कि क्या सरकारी नौकरियों के बाद अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में लागू होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आज इस संबंध में एक बिल वो लेकर आई है, जिसे उसने विवाद होने के बाद, विरोध होने के बाद फिलहाल के लिए तो स्थगित कर दिया है। लेकिन इस कानून ने आज देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कर्नाटक की सरकार ने कौन सा नया कानून बनाया है। इस कानून को अभी तो उन्होंने स्थगित कर लिया, इससे थोड़ी देर पहले खबर आई कि अब कर्नाटक की सरकार ने इस कानून को रोक लिया है, वो इस पर पुनर्विचार करेगी। लेकिन कानून क्या है पहले यह सुन लीजिए, क्योंकि अब यह आइडिया दूसरी पार्टियों को और दूसरी राज्य सरकारों को भी आ चुका है। तो सुनिए कर्नाटक सरकार ने क्या नई बात की है। आज आप कर्नाटक में नहीं भी रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो भी आपके बहुत काम की खबर है, क्योंकि यह नौकरियों के बारे में है। कर्नाटक सरकार के इस नए कानून में मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, ऑपरेशनल हेड और एडमिनिस्ट्रेटर के पद की जो नौकरियां थीं, उनमें स्थानीय लोगों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। और इन नौकरियों को सरकार ने मैनेजमेंट की श्रेणी में रखा है। यानी मैनेजमेंट की श्रेणी में कौन सी नौकरियां होती हैं? जो सीनियर लोगों की होती हैं, जो बड़े पद होते हैं, जो ऊंचे पद होते हैं, उन पदों में जहां मैनेजर या उससे ऊपर के लोग होते हैं 50% का रिजर्वेशन, जबकि नॉन मैनेजमेंट श्रेणी में स्थानीय लोगों को 70% का आरक्षण दिया गया। ऐसी नौकरियों को मिड लेवल जॉब्स भी कहते हैं, और किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा नौकरियां इसी श्रेणी की होती हैं, यानी जो थोड़ी जूनियर लेवल की होती हैं या मध्यम स्तर की जो नौकरियां होती हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां ये होती हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा कि अब से इन प्राइवेट नौकरियों में भी 70% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी, और यह आरक्षण कर्नाटक के कन्नड़ बोलने वाले स्थानीय लोगों को मिलेगा। और ये स्थानीय लोग वो होंगे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ है। इसमें आप कंडीशन देख लीजिए, जन्म कर्नाटक में हुआ हो, जो लोग कन्नड़ भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने में सक्षम हैं, और जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से कर्नाटक में रह रहे हैं। ये 3 जो है कंडीशन है। अगर आप इन 3 कंडीशंस को पूरा करते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी नौकरी में 50 से 70% का आरक्षण मिलेगा। अब अगर किसी अभ्यर्थी के पास कन्नड़ भाषा का सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे एक अलग से परीक्षा पास करनी होगी कन्नड़ भाषा की, जिसका संचालन खुद सरकार की एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को किसी खास पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते,
तो उस स्थिति में भी यह आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी और सरकार उस कंपनी को सिर्फ इतनी छूट देगी कि वो मैनेजमेंट श्रेणी की नौकरियों में 50% आरक्षण को घटाकर 25% कर सकती है और नॉन मैनेजमेंट श्रेणी की नौकरियों में 70% आरक्षण को घटाकर 50% कर सकती है। और इस तरह योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर भी प्राइवेट कंपनियां अपने यहां कर्नाटक के ही स्थानीय लोगों को नौकरियां देने के लिए बाध्य हो जाती। यह शायद भारत का पहला ऐसा कानून था जिसमें आरक्षण की व्यवस्था को क्षेत्रीय पहचान के साथ, भाषा के साथ जोड़ दिया गया। और पहली बार ऐसा हो रहा था जब कोई राज्य सरकार यह कह रही थी कि वो प्राइवेट नौकरियों में भी न सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था करेगी बल्कि इन नौकरियों में भी उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा जो कन्नड़ भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने में सक्षम है। यहां आप इस विरोधाभास को भी समझिए कि आजकल राहुल गांधी संविधान की एक प्रति हमेशा अपने साथ रखते हैं और कहते हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। पूरा चुनाव संविधान को बचाने के नाम पर लड़ा गया है और आज भी इंडिया गठबंधन के लोग यही कहते हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन कर्नाटक में ही उनकी खुद कांग्रेस की सरकार का एक बिल भारत के संविधान को सबसे बड़े संकट में डाल सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 में स्पष्ट लिखा है कि भारत के लोग देश के किसी भी राज्य में जाकर नौकरी या रोजगार कर सकते हैं और उन्हें भाषा के आधार पर कोई भी राज्य इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता और ना उनके साथ भेदभाव कर सकता है। लेकिन अगर कर्नाटक में यह कानून लागू हो गया तो वहां प्राइवेट नौकरियों की आधी से ज्यादा, प्राइवेट क्षेत्र में आधी से ज्यादा नौकरियां भाषा के आधार पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हो जाएंगी और देश के बाकी राज्यों के लोग कर्नाटक में जाकर नौकरियां नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, संविधान के जो शुभचिंतक हैं, जो संविधान को बचाने निकले हैं, उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में रहने वाले जो लोग हैं वो भी संविधान के हिस्से में आते हैं, लेकिन जो लोग कर्नाटक से बाहर रहते हैं, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है, जो लोग कर्नाटक में नहीं रहते और जो लोग कन्नड़ नहीं बोलते, उनके ऊपर भी यही संविधान लागू होता है। उन्हें भी इस संविधान ने उतने ही अधिकार दिए हुए हैं और उन लोगों को भी संविधान ही अपना संरक्षण देगा, उनके लिए भी यही संविधान लागू होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो संविधान है ये कहीं लागू हो जाए कुछ लोगों पर और कुछ लोगों पर लागू ना हो। और यह स्थिति इसलिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत का आईटी हब कहा जाता है। अकेले बेंगलुरु में 67,000 आईटी कंपनीज हैं और इन कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोग भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं और उन्हें नौकरियों पर उनकी काबिलियत के हिसाब से रखा जाता है, उनकी मेरिट पर रखा जाता है, आरक्षण की वजह से नहीं रखा जाता। वहां वो ये नहीं देखते कि किसे कन्नड़ आती है और किसे मराठी आती है, कौन तेलुगु बोलता है, कौन हिंदी बोलता है, कौन गुजराती बोलता है। वो ये देखते हैं कि किसके पास काम करने का हुनर है, किसके पास स्किल है, तब नौकरी मिलती है। मुंबई के बाद बेंगलुरु भारत का दूसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा 20% लोग दूसरे राज्यों से आकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज कर्नाटक की सरकार जो कानून लाई थी उसके लागू होने के बाद 50 से 70% प्राइवेट नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हो जाती और प्राइवेट कंपनियां दूसरे राज्यों के योग्य उम्मीदवारों को चाहकर भी नौकरियां नहीं दे पाती। और यही वजह है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने सरकार के इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इस प्रस्तावित बिल को स्थगित करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि यह आइडिया बाकी मुख्यमंत्रियों को और बाकी राज्यों की सरकारों को नहीं आया, इससे पहले यह आइडिया आ चुका है। वर्ष 2022 में हरियाणा में भी इसी तरह का कानून आया था जिसमें ऐसी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू हुआ जिनमें मासिक वेतन 30,000 रुपए या उससे कम था। और इस कानून के लागू होने के बाद हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों का निवेश ऐतिहासिक रूप से घट गया था और प्राइवेट कंपनियां हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्यों में चली गई थीं और यह स्वाभाविक भी है। कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे राज्य में कभी काम नहीं करना चाहेगी जहां उस पर योग्य उम्मीदवारों से ज्यादा स्थानीय लोगों को नौकरी देने का दबाव बनाया जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का उद्देश्य सरोकार नहीं बल्कि व्यापार होता है। और सरकारें जिस तरह से अपने विभागों को नौकरियों के लिए इस्तेमाल करती हैं उस तरह से वो प्राइवेट कंपनियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। आपने देखा होगा बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम हैं, बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल, इन सारे संस्थाओं को सरकार जो है एक नौकरी देने का माध्यम मानती है
और देश की जनता भी इन्हें नौकरियों का ही एक स्रोत मानती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो ऐसे ही घाटे में चलती रहती हैं, क्योंकि उनका मतलब व्यापार से नहीं होता, बल्कि वो ज्यादातर लोगों को सिर्फ नौकरी देने के काम आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां सरकारों को टैक्स देती हैं, इसके बावजूद अब सरकारें उनसे उनकी नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। और एक ऐसी चीज है जिसे कई बार अदालतों ने असंवैधानिक बताकर खारिज पहले भी किया है। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में जो कोटा सिस्टम लागू हुआ, उस कानून को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह के कानून को हाईकोर्ट ने संविधान के अनुरूप नहीं माना था, और अब कर्नाटक में तो यह बिल आते ही स्थगित हो गया। लेकिन यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने का वादा चुनाव से पहले किया था और साफ साफ लिखा था। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ is a very regressive, illegal, unconstitutional step. And anybody who reads the bill will understand how bad it is, and they'll be shocked. And why should they interfere? And then they say, for any enterprise which has more than 100 employees, a government official will sit on the recruitment committee. This is outrageous. Totally illegal. भारत दुनिया का शायद ऐसा इकलौता देश है जहां आरक्षण को लेकर एक नहीं बल्कि तीन तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं आ गई हैं। इनमें आरक्षण का पहला लाभ जाति और धर्म के आधार पर मिलता है, जिससे आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जाति के आधार पर तो शुरू से ही हमारे देश में आरक्षण है। दूसरा आरक्षण है आर्थिक आधार पर, यानी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर आरक्षण है। और अब आरक्षण का तीसरा जो लाभ है वो क्षेत्रीय पहचान और भाषा के आधार पर आने वाले समय में आपको मिल सकता है। और यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि जब भारत में आरक्षण के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है, तब दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। तो आज व्यवस्थाएं कहां बदल रही हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है और देश की जनता सबसे पहले इस पर तय करेगी, और आपका पहला अधिकार है यह तय करने का कि आपको इस बारे में क्या लगता है। क्या आप सबको ऐसा लगता है कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए, और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पहचान के आधार पर होनी चाहिए? क्या आपको लगता है ये सही है? और अब आप सोचिए, अगर इसी तरह का आरक्षण कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी आ जाए, गुजरात में भी आ जाए, तमिलनाडु में भी आ जाए, केरल में भी आ जाए, दिल्ली में भी आ जाए, हरियाणा में भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में भी आ जाए, सब जगह हर राज्य सरकार फिर यही कोशिश करेगी। हर पार्टी को लगेगा कि अगर इससे कुछ और एक्स्ट्रा वोट मिल सकते हैं तो फिर यही करिए। लेकिन फिर देश का क्या होगा? और सोचिए, हमारा देश कितने अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा, हमारा देश कितने अलग अलग छोटे छोटे देशों में बंट जाएगा। और ये सारे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या जो दूसरे राज्य हैं, ये छोटे छोटे देश की तरह बन जाएंगे। और फिर क्या होगा? प्रोफेशनलिज्म का क्या होगा? मेरिट का क्या होगा? और ये सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो अलग अलग राज्यों में आती हैं, निवेश करती हैं, लोगों को नौकरियां भी देती हैं, लेकिन उनके मेरिट के आधार पर देती हैं, ये सारी प्राइवेट कंपनियां या तो उन राज्यों को छोड़ देंगी या हो सकता है एक दिन भारत को छोड़कर ही चली जाए। और जब प्राइवेट सेक्टर यहां से छोड़कर बाहर चला जाएगा तो आप किसी भी आधार पर आरक्षण दें, जब नौकरियां ही नहीं हैं तो फिर आपको नौकरी मिलेगी कहां से? तो भारत में तो हमारे देश के जो नेता हैं वो हर रोज अपना दिमाग इस बात पर लगाते हैं कि आरक्षण का दायरा हम कैसे बढ़ा दें, कैसे आरक्षण में और ज्यादा लोगों को शामिल करते चले जाएं। तो जातियां, उन्होंने बहुत सारी जातियां शामिल की, धर्म को भी शामिल कर लिया, फिर आर्थिक आधार पर भी दे दिया,
और अब क्षेत्रीय आधार पर भी वो आरक्षण को देना चाहती है। थोड़े दिन में ऐसा आ जाएगा कि ज्यादातर 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण के किसी न किसी आधार पर शामिल हो जाएंगे, और जो सामान्य श्रेणी के जो लोग होंगे वो मुश्किल से शायद ही कोई बचेगा। लेकिन अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म करने के लिए दंगे हो रहे हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आरक्षण पाने के लिए नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए दंगे हो रहे हैं। इस समय बांग्लादेश में सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने के लिए मांग हो रही है, और यह मांग इतनी बढ़ गई कि वहां दंगे शुरू हो गए। यह वही आरक्षण है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 के जिस युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उस युद्ध में शहीद होने वाले वॉर हीरोज के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को भी 1% आरक्षण मिलता है। और इसी आरक्षण को खत्म कराने के लिए बांग्लादेश में इस समय भयंकर दंगे हो रहे हैं। बांग्लादेश के युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि आरक्षण के आधार पर, और बांग्लादेश की सरकार ने वर्ष 2018 में इस आरक्षण को समाप्त भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद इसी साल जून के महीने में ढाका हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक भी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद अब भी बांग्लादेश में इस आरक्षण के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दंगे हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आपने हमारे देश में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन और दंगे देखे होंगे, लेकिन हमारे देश में ये विरोध प्रदर्शन आरक्षण लेने के लिए होते हैं, आरक्षण बंद करने के लिए नहीं। तो हमारे देश की समस्या क्या है? हमारा देश बाकी दुनिया से अलग चल रहा है। अगर बाकी की दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमारा देश उल्टे दिशा में जा रहा है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि जब रूढ़िवादी और कट्टर से कट्टर देश भी आज के जमाने में अपनी सोच को बदल रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, तब हमारे देश की सोच को क्या होता जा रहा है। जिस समय बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तब हमारे देश में एक राज्य में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की तैयारी हो रही है। जब अफगानिस्तान जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक देश में वहां की तालिबान सरकार ने मुहर्रम के जुलूस में लोगों के खुद को मारने और छाती पीटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब हमारे देश में ऐसा कुछ करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ना ही हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा प्रतिबंध भारत में होना चाहिए, यह मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन सोचिए कि अफगानिस्तान जैसे कट्टर देश में मुहर्रम के दौरान जो लोग अपनी पिटाई करते हैं, अपने आप को खुद मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, जंजीरों से मारते हैं और अपनी छाती पीटते हैं, तालिबान की सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? एक और अंतर को आप देखिए। जब यूएई ने एक विदेशी छात्र को फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए यूनिवर्सिटी से निकालकर उसे वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया, तब हमारे देश में खुलेआम फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं और संसद में भी जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जा रहा है। ऐसे समय में जब ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, तब हमारे देश के कुछ स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग चल रही है, कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग उठ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब रूढ़िवादी और कट्टर देश भी बदल रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, पुराने विचारों को त्याग रहे हैं, तब हमारा देश वापस उसी रूढ़िवादी युग में जा रहा है, वापस उसी कट्टरपंथी युग में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ होता है पॉलिटिक्स की वजह से, ये सब कुछ होता है चुनावों की वजह से। और आज हमारे देश में हर नीति, हर फैसला चुनावों से जुड़ गया है। सरकारें कोई भी जब बड़ा फैसला करती हैं, राजनीतिक पार्टियां, नेता कुछ भी अगर सोचते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले यह सोचते हैं कि इससे चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। और फिर अगर कोई खराब फैसला भी होता है लेकिन उससे चुनाव में जीत सकते हैं, तो वो उस फैसले को लागू करने में हिचकिचाते नहीं। यानी पूरा की पूरा देश हर समय सिर्फ चुनाव के चक्र में फंसा हुआ है, वोट बैंक के चक्र में फंसा हुआ है। हमारे देश में सब कुछ सिर्फ चुनावों को नजर में रखते हुए हो रहा है। और आज जब हमारे देश की सरकारें ये सोच रही हैं कि वो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लागू करके बेरोजगारी को खत्म कर सकती हैं, तब उन्हें
मुंबई से आई ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मुंबई में एयर इंडिया ने 10वीं कक्षा पास करने वाले युवाओं के लिए 1800 नौकरियों की भर्ती निकाली और ये नौकरियां भी परमानेंट नहीं थीं। ये नौकरियां सिर्फ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर थीं। परमानेंट नौकरियां नहीं है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इन नौकरियों के लिए मासिक वेतन है 22,500 रुपया महीना। लेकिन इन 1800 नौकरियों के लिए 50,000 युवाओं की भीड़ पहुंच गई और इंटरव्यू से एक दिन पहले ही हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। इनमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो रात में ही लाइन लगाकर वहां खड़े रहे, रात भर लाइन लगाकर मौजूद रहे कि उनका नंबर पहले आ जाए। तो यह है हमारे देश में नौकरी की व्यवस्था और ये सारे युवा वो हैं जो 22,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर बन गई है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने आपको गुजरात से आई भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी जहां पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए भर्ती चल रही थी। नौकरियां थी मुट्ठी भर और वहां पर भी हजारों युवा हमारे इकट्ठा हो गए थे। तो आज हमारे युवाओं के लिए जो नौकरी है ये जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें नौकरियां मिलेंगी कैसे? मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए, इनकी जाति और धर्म के आधार पर मिलनी चाहिए, ये लोग कहां रहते हैं इसके आधार पर मिलनी चाहिए, या ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं इसके आधार पर मिलनी चाहिए। और अब इन लोगों में आप पहचान कर देखिए, इनमें से कितने लोगों को आप देखकर बता सकते हैं कि इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है और ये कौन सी भाषा बोलते हैं। और एयर इंडिया में भी अगर महाराष्ट्र की सरकार भी ऐसी ही कोई नीति लागू कर दे कि वो 50 से 70% जो आरक्षण है वो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मिल जाएगा, तो फिर बाकी के छात्र कहां जाएंगे? तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, ये 2024 के भारत की तस्वीर है। एक तरफ मुंबई की तस्वीर है और दूसरी तरफ गुजरात की तस्वीर है। और ये सारे युवा सिर्फ नौकरी पाने के लिए आए हैं और कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं, 20-25 हजार रुपए महीने की नौकरी के लिए। मृत्यु और मोक्ष में सिर्फ एक अंतर होता है, सांसें पूरी हो जाएं और इच्छाएं बाकी रहें तो वो है मृत्यु, और सांसें बाकी रहें और इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वो है मोक्ष।